हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे CGBSC कक्षा 9वीं माध्यम हिंदी में अध्याय 13, जिसका नाम है हमारा स्वास्थ्य और हेल्थ। हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य का अभिप्राय, मतलब मीनिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ से क्या मतलब है या हेल्थ की मीनिंग क्या है, हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि चाह कर भी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आप मनपसंद कार्य नहीं कर पाए हों, जैसे मैच खेलने जाना, फिल्म देखने जाना, मेला देखने। स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग कई बार करते हैं, जैसे कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा है ना। तो रोज़मर्रा के जीवन में स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, यहाँ नहीं जा पाऊँगा, है ना। या फिर आज मेरा मन नहीं लग रहा है, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं, ऐसा हम लोग शब्द बोलते रहते हैं। आइए हम सब मिलकर स्वास्थ्य क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कुछ तथ्यों के द्वारा, कुछ जानकारियों के द्वारा और हमारे आसपास होने वाली कुछ चीज़ों और हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के द्वारा हम इसे समझेंगे कि स्वास्थ्य असल में होता क्या है। अपने साथियों के साथ चर्चा करें तथा उन स्थितियों की सूची बनाएं जब आप स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं, है ना। तो कई बार होता है हमारे पास कि हम स्वास्थ्य महसूस नहीं करते, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ कार्य करने का मन नहीं लगता, है ना। और आम तौर पर हम स्वस्थ रहने का अर्थ अच्छा महसूस करने से लगाते हैं। कोई अच्छा महसूस कर रहा है तो ये नहीं बोलेगा कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, है ना। जब हम अपने रोज़मर्रा के काम को ठीक तरीके से कर पा रहे हैं तो कहते हैं हम स्वस्थ हैं। अर्थात स्वस्थ वह स्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक तथा कौशल युक्त कार्य अपनी क्षमता एवं दक्षता के साथ पूरा किया जा सकते हैं। मतलब कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसको पूरी दक्षता के साथ, पूरी इच्छा के साथ जब हम कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि हम अभी स्वस्थ हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य, अस्वास्थ्यता और रोग, हेल्थ एंड डिसीज़। अलग अलग लोगों के लिए स्वास्थ्य रहने का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कि नर्तक के लिए स्वस्थ रहने का अर्थ है कि वह हर परिस्थिति में अच्छे नृत्य का प्रदर्शन कर सकें, है ना। अगर वो नृत्य नहीं कर पा रहे हैं, नर्तक जो हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ हैं, जिसके कारण वो असमर्थ हो चुके हैं नृत्य करने में। बांसुरी वादक के लिए इसका अर्थ है कि वह लंबी सांस ले सके, है ना। अगर लंबी सांस नहीं ले पा रहा है बांसुरी वादक तो वह क्या समझेगा, अपने आप को अस्वस्थ समझेगा, जिससे कि वह बांसुरी के स्वर को नियंत्रित कर सके। एक खिलाड़ी के लिए इसका अर्थ है कि वह विषम परिस्थितियों में भी कुशलतापूर्वक अपने खेल का प्रदर्शन कर सके। अगर खेल का प्रदर्शन वह नहीं कर पा रहा है तो वह समझेगा अपने आप को अस्वस्थ है ना। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, स्वास्थ्य का मतलब अलग अलग हो सकता है। कई बार बिना किसी विशेष रोग के भी हम अस्वस्थ हो जाते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरणों में किए जाने वाले कार्य को संबंधित व्यक्ति सहज रूप से प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है तो हम कहते हैं कि वह अस्वस्थ है ना, ठीक है। एक रनिंग करता हुआ व्यक्ति है, अगर वो रनिंग नहीं कर पा रहा है तो ये सोचेगा कि मैं अस्वस्थ हो गया हूँ। कोई एक्टिवली कार्य कर पा रहा है पर कुछ दिनों से नहीं कर पाएगा तो वह सोचेगा कि मैं अस्वस्थ हूँ। मतलब भिन्न भिन्न लोगों के लिए स्वस्थता और अस्वस्थता का मतलब अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हम स्वस्थ रहने को स्वास्थ्य समझते हैं तो रोग क्या है? रोग को अंग्रेजी के शब्द डिसीज से दर्शाया जाता है। यह दो भागों से में बाधित होना, मतलब डिस्टर्ब्ड। इसका मतलब होता है आराम, मतलब रेस्ट। रोग का दूसरा अर्थ है असुविधा, अर्थात रोग होने का अर्थ है कि हमको शारीरिक असुविधा है। हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा के विशिष्ट लक्षण का पता चलता है। जैसे व्यक्ति को बार बार के एवं दस्त आना, तब यह कह सकते हैं कि व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है। यह रोग डायरिया हो सकता है ना। जो बार बार दस्त आता है उसमें क्या होता है, डायरिया होता है। तो कहने का मतलब जब हम आराम करते हैं या फिर हमारी कोई भी चीज़ बाधित होती है या हमारे शारीरिक रूप से परिवर्तन होता है, रोज़मर्रा के जीवन में जो शारीरिक परिवर्तन होता है
है ना, या शारीरिक क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है उससे पता चलता है कि व्यक्ति रोग से ग्रसित हो चुका है। स्वस्थ रहने एवं अस्वस्थता में अंतर स्पष्ट करें तो स्वस्थ रहने मतलब अगर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य को पूरी ऊर्जा और लगन के साथ कर पा रहा है, मतलब वो स्वस्थ है। अस्वस्थता का मतलब अगर उसके दैनिक जीवन में अगर जैविक क्रियाओं में कुछ अंतर आता है, या वह दैनिक जीवन में करने वाले किसी कार्य में असमर्थ हो जाता है, या उसे करने का मन नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति अस्वस्थ है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ। मतलब हमारे आसपास बहुत सारे कारक होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा भी कर देते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ भी देते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य हमारे घर, पास पड़ोस और आसपास के जीवन एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारे आसपास के घर, मतलब हमारे आसपास के घर है साफ़ सुथरे, वहाँ अच्छे लोग रहते हैं तो हम पर भी असर पड़ेगा। पास पड़ोस के आसपास के जीव, है ना, और परिस्थिति जैसे आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है या फिर नाली बह रही है, पुराना पानी बह रहा है, तो इन सभी चीज़ों में क्या होते हैं, कीटाणु वगैरह आ जाते हैं, या फिर कई प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं जिनसे वायरस, बैक्टीरिया आदि आ जाते हैं जो हमारे शरीर को हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिससे हम अक्सर बीमार रहते हैं। तो क्या आपके मोहल्ले, कॉलोनी में सभी घरों को स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है ना? अगर स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है तो आप भी स्वस्थ होंगे ही, है ना। अगर स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर स्वच्छ जल नहीं प्राप्त हो रहा है तो बीमारी उससे आएगी ही आएगी पक्का। आपके घर का कचरा कहाँ फेंका जाता है? आपके घर का कचरा अगर आसपास फेंका जाता है तो उससे भी बीमारी हो सकती है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको, कचरे को कहीं दूर फेंकना चाहिए, या फिर कचरे को क्या करना चाहिए, हमें रिसाइकल करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जो जिसको रीयूज किया जा सकता है उसको रीयूज करना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। आपके मोहल्ले में उत्पन्न कचरे का निपटारा कौन और कैसे करता है? तो यदि उसका निपटारा हो जा रहा है किसी भी तरीके से तो आप तो स्वस्थ ही रहेंगे, क्योंकि कचरा आपसे दूर हो जाएगा। आपके मोहल्ले की सड़कों और नालियों की सफाई एक सप्ताह में कितनी बार होती है? अगर एक सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार सफाई हो रही है तो स्वास्थ्य आपके क्षेत्र का बना रहेगा। ठीक है, हम सभी को हमारे आसपास की स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसे स्वच्छ करने का हर तरीके से प्रयास करना चाहिए। ज़रा सोचिए, यदि नालियाँ साफ़ ना हो तो क्या होगा? जब कचरा व कूड़ा करकट सड़कों और गलियों पर फैला रहे तो क्या होगा, है ना। तो इन सभी से क्या होगा, बैक्टीरिया, वायरस जैसी चीज़ें आएंगी जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों से मनुष्य ग्रस्त होते जाएंगे। ठीक है, जब खुली नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा हो तो क्या होगा? तो इस प्रकार की परिस्थितियों में हमारे स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार जल, वायु एवं भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स, नेमाटोड्स आदि के कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ना। ये सभी कारक क्या होते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और हमारे शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सूखा हो गया आदि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ना, क्योंकि वो हमारे आसपास के पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित करता है, जिसमें हमारे रहने की अनुकूलन क्षमता नहीं होती है ना, जिससे भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोग की अभिव्यक्ति लक्षणों के आधार पर। मतलब कैसे हम लक्षण के आधार पर जान पाएंगे कि ये रोग हमें हुआ है ना। लक्षणों के आधार पर ही तो जानते हैं ना कि कौन सा रोग हमें हुआ है। तो देखते हैं, आइए रोग के विषय में और अधिक सोचें। पहले यह कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें कोई रोग है। हमने बहुकोशिकीय संरचना ऊतक अध्याय में पढ़ा कि हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं ना, यह हम लोगों ने पढ़ चुका है और आप प्लेलिस्ट में 9th साइंस वाला प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं पूरा अध्याय को, है ना। ये ऊतक हमारे शरीर के अंग तंत्रों को बनाते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। शरीर के विभिन्न कार्य किसे संपादित होते हैं? ऊतकों द्वारा। प्रत्येक अंग तंत्र में विशेष अंग होते हैं जिनके विशिष्ट कार्य होते हैं ना। अंग तंत्र मतलब एक सिस्टम होता है प्रत्येक अंग का, उसी के द्वारा उसका कार्य संचालित होता है ना। जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। क्या हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं? पाचन तंत्र में आमाशय तथा आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, ये सभी होती है जिससे हमारा भोजन क्या होता है? पचता है।
पेशियों तथा अस्थियों से बना पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की गति में सहायता करता है। मतलब कि क्या है, हमारा शरीर जो है अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग है और उन अंग के तंत्र हैं, मतलब उनमें कार्य करने की एक उचित व्यवस्था होती है जिससे वह होता है ना। जब रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंग एवं तंत्रों के कार्य करने अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है ना। जैसे पाचन तंत्र है, उसमें पाचन का कार्य नहीं हो पाता है ना। इसी प्रकार के हमारे मस्तिष्क पे भी कभी कभी हम तनाव महसूस करते हैं, तो ये सभी क्या होता है, रोग। ये बदलाव क्या होते हैं, रोग के लक्षण होते हैं और बदलाव के आधार पर ही हम जानते हैं कि हमें कौन सा रोग हुआ है। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में मवाद आना, ये सभी लक्षण हैं रोग के, है ना। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता चलता है, लेकिन इनसे यह पता नहीं चलता कि कौन सा रोग होता है। उदाहरण के लिए सिर दर्द का कारण आंखों का कमजोर होना, परीक्षा का भय अथवा दर्जनों विभिन्न बीमारियों में से एक हो सकता है ना। क्या लक्षण से ही रोग का पता चलता है। हमारे शरीर में शारीरिक जो बदलाव होते हैं उसी से पता चलता है कि ये रोग हो सकता है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें पूछता है ना कैसा लग रहा है, तो हम बताते हैं, तो वो उस आधार पर पता कर लेता है कि ये बीमारी इसको हो सकता है और उस आधार पर डॉक्टर हमें दवाई देता है, ठीक है। रोग के वे चिन्ह हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं। मतलब डॉक्टर हमें लक्षण के आधार पर पहचानते हैं कि कौन सा रोग है। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं कि ये रोग हो सकता है। चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ जांचें भी करवाते हैं ना। पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो लक्षण देखते हैं, फिर उसके बाद वो सोचता है कि ये बीमारी हो सकता है, उसको पता करने के लिए वो चेक करवाते हैं। कई प्रकार के टेस्ट होते हैं ना, शुगर, बीपी या सीटी स्कैन होता है हमारा, है ना। ये सभी चेकअप होते हैं, एक्सरे वगैरह होते हैं हड्डियाँ वगैरह टूटने के कारण, टूटने से, है ना। या फिर पेट संबंधी बीमारियों के लिए सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं ना। तो ये है। नेक्स्ट टॉपिक है रोग का पुष्टिकरण। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसकी अभिव्यक्ति लक्षणों के द्वारा होती है। जैसे किसी व्यक्ति को कमजोरी व हाथ पैर में दर्द की शिकायत हो तो इन लक्षणों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता उसे कोई रोग है या नहीं। रोग की पुष्टि किसके द्वारा होती है, पूरी पुष्टि जांच के द्वारा होती है ना। लक्षण से हम एक अनुमान ही लगा पाते हैं केवल। वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध, बहुत प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध हो सकी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है चिकित्सा में, जिनसे शरीर की जांच कुछ ही समय में करके रोग के कारणों की पुष्टि की जा सकती है। इस प्रकार की जांच में रक्त, कफ व मलमूत्र आदि की जांच की जाती है, ठीक है। तो रक्त, कफ, मलमूत्र की जांच से उसके परिवर्तन से पता लगाया जाता है कि ये रोग है। किसी चिकित्सक से पता करें कि उपयुक्त जांचों से क्या क्या जानकारी मिलती है ना। तो आप अपने आसपास चिकित्सक से या जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो इससे चर्चा कर सकते हैं इन सभी चीज़ों की। तो एक रोग के बहुत सारे लक्षण भी हो सकते हैं। देखते हैं, हमारे शरीर के अंगों में खराबी परिलक्षित होने पर कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, दस्त हो गया, सिर दर्द, पेट दर्द, हाथ पैर में दर्द आदि। इन लक्षणों से हम किसी न किसी रोग का हमें पता चलता है, किंतु आगे देखते हैं तो यह पता नहीं लगता कि कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए क्षय रोग मतलब टीबी, है ना। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में, के कई लक्षण होते हैं। कई लक्षण कैसे कैसे होते हैं टीबी होने पर, जैसे कि सर्दी भी होती है, उसमें खांसी भी होती है, सिर दर्द भी होता है, बुखार भी होता है, वजन भी कम हो जाता है और सांस भी फूलने लगता है। ये सभी टीबी के लक्षण है, इसको याद रखिएगा, है ना, आपके जीवन में भी काम आएगा। अर्थात एक ही रोग के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। एक रोग के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, परफेक्ट हम नहीं बोल सकते। इसी कारण क्या है, डॉक्टर भी जांच करवाते हैं, ठीक है। एक लक्षण बहुत सारे रोगों के, है ना, ठीक है। ये हो गए, मतलब जैसे कि एक रोग के बहुत सारे लक्षण होते हैं, वैसे एक ही लक्षण में बहुत सारा रोग हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे रोगों में एक ही लक्षण हो सकता है। जैसे हमें सिर दर्द हो रहा है तब हो सकता है कि सिर दर्द का कारण माइग्रेन हो या फिर जुकाम भी हो सकता है। अब क्रियाकलाप आप लोग को प्रोजेक्ट एक करना है कि आपके मोहल्ले में कुछ कुछ बिंदुओं को पता लगाना है आपको। अभी कितने लोगों को कोई रोग है, उनके नाम डॉक्टर द्वारा बताए गए रोगों की नाम की सूची बनाएंगे, जिससे बहुत सारी जानकारी आपको पता चलेगी। इन रोगों के लक्षणों की सूची बनाइए, मतलब कौन कौन से रोग, कौन कौन से लक्षणों से को देखकर पता लगाया जा सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा एक ही लक्षण वाले व्यक्तियों में कौन कौन से रोग हैं।
है ना। एक ही लक्षण से कई रोग हो सकते हैं, उसका भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है रोगों का समूहीकरण अवधि काल के आधार पर, मतलब कितने समय तक क्या चीज़ हो रहा है कि कौन सा लक्षण कितने समय तक है, उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि कौन सा रोग है। देखो, कई बार हमें चोट लगती है और घाव कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, जैसे कि साइकिल से गिरने या खेलते समय अक्सर चोट लगती रहती है बच्चों को, परंतु कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है। अतः हम रोगों के अवधि काल, मतलब कितने समय तक वो है, उसके आधार पर हम निम्न प्रकार से रोगों को समूहीकृत कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे के आधार पर, देखो कैसे वर्गीकृत करेंगे। पहला है तीव्र रोग, है ना, एक्यूट डिसीजेस, मतलब ऐसे रोग जो बहुत कम समय के लिए होते हैं उसको तीव्र रोग कहेंगे, या उपचार करने पर कुछ ही समय में ठीक हो जाते हैं तथा उनसे सामान्य रूप से स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे जुकाम हो गया, सामान्य बुखार हो गया। इन सभी चीज़ों को हम लोग तीव्र रोग की श्रेणी में रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है दीर्घकालिक रोग, क्रोनिक डिसीजेस, तो ऐसे रोग जो उपचार लेते रहने के बावजूद भी बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं ना, जैसे कि क्षय रोग हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। इस रोग से लंबे समय तक ग्रसित होने के कारण व्यक्ति का वजन कम हो जाता है, सांस फूलने लगता है, उसको थकान महसूस होने लगता है ना। ये सभी उसके लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। यदि रोग का सही तरीके व सही समय पर जांच व उपचार नहीं हो तब तीव्र रोग दीर्घकालिक रोग में बदल सकता है। तीव्र रोग मतलब जुकाम, सामान्य बुखार। तो तीव्र रोग जब होता है जो कुछ ही समय के लिए रहता है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं देंगे तो दीर्घकालिक रोग में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। और उपचार जल्दी नहीं होने से बहुत अनएक्सपेक्टेड परिणाम भी उसके हो सकते हैं ना। उदाहरण के लिए जुकाम व खांसी का सही समय पर उपचार न हो तो यह लंबे समय तक बना रह सकता है और व्यक्ति को क्या को दमा हो सकता है, ठीक है। टॉपिक है रोग के कारक। रोग के कारक का मतलब क्या हुआ, जिन चीज़ों से हमें रोग होता है वो कहलाते हैं रोग के कारक। तो देखते हैं, आपको पता है कि रोग कई कारण से हो सकते हैं, जैसे तात्कालिक कारण और दूसरा वह सहायक कारण के अंतर्गत समझ सकते हैं। तात्कालिक कारण मतलब जो कुछ समय से होकर चले जाते हैं, और सहायक कारण मतलब जो किसी और से हमें फैलते हैं, ठीक है, तो सहायक कारण। यदि किसी इलाके में कोई छोटा बच्चा पतले दस्त से ग्रस्त है तो हम कह सकते हैं कि इसका कारण दूषित जल में उपस्थित विषाणु हो सकते हैं, है ना, जिनके कारण उसको पतला दस्त हो रहा है। इस स्थिति में रोग का तात्कालिक कारण क्या हो गया, विषाणु हो गया। लेकिन इलाके के अन्य बच्चे ने भी वही दूषित जल पिया है, तब इसका कारण क्या हो गया, एक बच्चे को ही दस्त लगे और दूसरे को नहीं, है ना। इसका कारण यह हो सकता है कि उस बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता कम हो, परिणाम स्वरूप बच्चा विषाणु के संपर्क में आता है तो वह दस्त से ग्रस्त हो जाता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं। मतलब उसी पानी को पीकर अन्य बच्चे को दस्त नहीं हो रहा है पर एक बच्चे को हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, मतलब रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता, उसके शरीर की क्षमता कम है, ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता कम क्यों है। शायद बच्चे को पर्याप्त भोजन न मिलता हो जिससे उसके शरीर के पोषक अवयवों का अभाव हो, है ना। हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन से ही मिलता है, उचित मात्रा में भोजन न मिले या फिर उचित भोजन न मिले, ऊर्जा युक्त भोजन न मिले तो क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव तो पड़ेगा ही ना, है ना। यह भी संभव है कि उस बच्चे में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों में विभिन्नता हो। देख सकते हैं कई कारण हैं यहाँ पर, अनुवांशिकता के कारण भी हो सकता है ना। तब वह बच्चा विषाणु के संपर्क में आने पर पतले दस्त से ग्रसित हो जाता है। इस स्थिति में विभिन्नता या पोषक अवयवों का अभाव भी बिना विषाणु के दस्त उत्पन्न नहीं करते, लेकिन ये रोग के कारण में सहायक होते हैं। बच्चे को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हुआ, इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि जहां उस बच्चे का परिवार रहता है, साफ सफाई की कमी के कारण वहां पर जल दूषित हो सकता है। तो साफ सफाई भी एक प्रमुख कारण है हमारे स्वास्थ्य को। अगर साफ सफाई हमारे आसपास अच्छा है तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। इसी कारण हमें अपने आसपास को हमेशा स्वच्छ बनाए रखना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए ताकि स्वच्छ रह सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है संक्रामक रोग एवं कारक, मतलब ऐसे रोग जो क्या होते हैं, फैल जाते हैं, वो संक्रामक रोग कहलाते हैं, और जिन माध्यमों से वो फैलते हैं वो कहलाते हैं कारक। तो इन्फेक्टियस या कम्युनिकेबल डिसीज एंड इट्स एजेंट्स। देखिए, अवधि काल के अलावा रोगों को उनके फैलने के तरीकों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कई रोग फैलते हैं, नहीं फैलते हैं, इसके आधार पर भी हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत संक्रामक और असंक्रामक रोग आते हैं ना।
बहुधा आपको यह हिदायत दी जाती होगी कि रोगी व्यक्तियों से दूर रहे, जिससे आप भी उस बीमारी से ग्रसित ना हो सके, क्योंकि उसमें उनके पास जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, जिनसे वे संक्रमित हो चुके हैं, वही आपके में आ जाएगा, आपके बॉडी में, तो आपको भी संक्रमित कर देगा। बच्चे को दस्त लगने वाले उदाहरण में हमने पढ़ा कि दस्त लगने का तात्कालिक कारण विषाणु हो सकता है। विषाणु की तरह अन्य कई जीव हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया, कवक हो गया, कृमि हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, आदि भी रोग फैलाने वाले तात्कालिक कारण हैं। इन कारकों से ग्रसित रोगी के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, रोग ग्रसित हो जाता है ना। इसीलिए हमें रोगी व्यक्ति से दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आता है इन्हें संक्रामक कारक कहा जाता है। इससे उत्पन्न होने वाले रोगों को क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। जैसे जुकाम हो गया, टीबी, हैजा, प्लेग तथा संबंधित रोग आदि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, इन सभी से फैलते हैं, तो ये संक्रामक होते हैं। इसलिए हमें बचकर रहना चाहिए इन रोगों से ग्रसित व्यक्तियों से, है ना। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो कि वे अपने को संक्रमित होने से कैसे बचाते हैं। तो आपने देखा होगा डॉक्टर मास्क पहने रहते हैं, है ना, ऊपर भी अपने बालों पर कुछ लगाए रहते हैं, और उनका कॉस्ट्यूम भी अलग टाइप का होता है। ऑपरेशन थिएटर में अलग ही टाइप के वो कपड़े पहन के जाते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो कुछ हमें एक प्रोटोजोआ के बारे में और 2 प्रोटोजोआ के बारे में दिखाया गया चित्र सहित, उनके बारे में जानकारियाँ भी हैं। तो पहला है लेशमानिया, जो कि लाल रंग का दिख रहा होगा। यह कालाजार व्याधि कारक प्रोटोजोआ है। यह जीवंडाकार होता है तथा प्रत्येक में एक चाबुक नुमा संरचना होता है। विभाजित होते जीव को तीर द्वारा दर्शाया गया, मतलब विभाजित होकर इनकी संख्या बढ़ती जाती है और रोग बढ़ते जाता है उसी कारण। दूसरा प्रोटोजोआ है ट्रिप्नोसोमा। यह निद्रालु व्याधि कारक प्रोटोजोआ है। इससे मतलब निद्रा अधिक होती है, यह हमें आ गया। तो इसे तस्करी नुमा लाल रक्त कणिका के साथ प्रदर्शित किया जाता है, जिससे आपको उसके आकार का पता चल सके। ठीक है, यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, है ना, जो कि दोनों क्या हैं, संक्रामक रोग के कारकों के चित्र हैं। तो पहला क्या है देखते हैं, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, जो मुहासे का कारक है, जिसके कारण मुहासे हो जाते हैं। 5 माइक्रोमीटर माप की रेखा को दर्शाते हुए, है ना। दूसरा गोल कृमि दर्शाया गया है दूसरे चित्र में, एस्केरिस लुम्बिकॉर्डिस इसका नाम है। यह छोटी आंत में पाया जाता है। 4 सेंटीमीटर के स्केल की माप एक वयस्क गोली कृमि के आकार के अनुमान के लिए, है ना, है ये। ठीक है, अब असंक्रामक रोग एवं कारक, मतलब जो फैलते नहीं हैं, है ना, पर उनके भी तो कुछ कारक होते होंगे ना रोग के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनइन्फेक्टियस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड इट्स एजेंट्स। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते, उनके कारक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इन्हें असंक्रामक रोगों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए हंसियाकार कोशिका अरक्तता, मतलब कि सिकल सेल एनीमिया जैसे कि रोग हो गए। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिकता असामान्यता के कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार उच्च रक्तचाप का कारण अधिक वजन होना, हाई ब्लड प्रेशर रहता है ना, उसका कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा वजन वाले लोग को ज़्यादा होता है। इसी कारण वजन मेंटेन करके रखना चाहिए, तथा व्यायाम ना करना हो सकता है। व्यायाम इसलिए नियमित हमको करना चाहिए। इस प्रकार के रोग में रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्तियों पर रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण इन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं ना, क्योंकि वो देखो उनके आदतों के कारण होता है ना। वो अगर हम भी वो आदत डाल देंगे तो हमें भी हो जाएगा। मोटापा हो गया, खान पान हो गया, है ना, तो इस तरीके से जो रोग होता है वो फैलने वाले नहीं होते। ठीक है, तो आगे हमसे प्रश्न पूछा गया है, क्या रोगी व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाए रखना उचित है? आप आपस में चर्चा करें। देखो, हमेशा दूरी बनाए रखना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर वो असंक्रामक रोग से पीड़ित है तो उसकी सहायता करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर वो संक्रामक है तो हम डॉक्टर को बुला सकते हैं, डॉक्टर का हेल्प लेके डॉक्टर को पूछ करके सहायता कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से सहायता करें कि हम बचे रहें उन बीमारियों से, है ना। दूसरा है, मनुष्य को असंक्रामक रोग कैसे हो जाता है? असंक्रामक रोग देखो दिनचर्या जो होता है वो बिगड़ने से, खान पान बिगड़ने से,
है ना। यह हमारा टाइम टेबल जो बिगड़ता है ना, अलग अलग समय में अलग अलग कार्य करते रहते हैं, है ना, और जैविक क्रियाएं अलग अलग करते रहते हैं ना, उसी कारण यह संक्रामक रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए ज्ञान की बात दिया गया है। क्या आप जानते हैं पेप्टिक व्रण मतलब पेप्टिक अल्सर तथा नोबेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। कई वर्षों से हम यही सोचते थे कि पेप्टिक व्रण जो आमाशय तथा ग्रहणी में अम्लीयता संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव करता है, जिसका कारण रहन सहन का ढंग है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि परेशानी भरे जीवन में आमाशय में अम्ल का स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक व्रण हो जाता है। ये पहले मान्यता था। अब देखो उसके आगे, है ना, 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक जीवाणु जिसका नाम क्या है, हेलिकाबैक्टर पायलोरी पेप्टिक व्रण का कारण है। यही है पायलोरी पेप्टिक व्रण का कारण, जिसका नाम क्या है, जीवाणु का हेलिबैक्टर। पर्थ ऑस्ट्रिया के रोग विज्ञानी रॉबिन वारेन, जन्म इनका हुआ था 1937, ने इन छोटे छोटे वक्राकार जीवाणुओं को अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में इन्होंने देखा जब इन्होंने शोध किया। और बेरी मार्शल, जिनका जन्म 1951 में हुआ था, एक चिकित्सक थे, ने वारेन की खोज में दिलचस्पी ली, जो वारेन ने खोज की थी। उन्होंने इन स्रोतों में जीवाणु का संवर्धन करने में सहायता प्राप्त की। ठीक है। अपने उपचार अध्ययन में मार्शल तथा वारेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचार तभी हो सकता है जब कारक जीवाणुओं को आमाशय में ही मार दिया जाए, है ना, मतलब उनको आमाशय में ही खत्म कर दिया जाए। इन्होंने पेप्टिक व्रण प्रतिजैविक तैयार किया जो उसको खत्म कर सके, तथा उसके उपचार से पेप्टिक व्रण ठीक हो जाता है। इस खोज के लिए मार्शल तथा वारेन को, जो चित्र में हम लोग देख सकते हैं दोनों का चित्र, शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के लिए 2005 में संयुक्त रूप से इन दोनों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, क्योंकि इनके इस आविष्कार से कई लोगों को राहत प्राप्त हुआ और राहत प्राप्त हो ही रहा है लगातार। ठीक है। और एक नया टाइप का खोज था और बहुत महत्वपूर्ण खोज था। ठीक है। अब देखते हैं रोग फैलने के साधन, नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में। हमने पढ़ा कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरे व्यक्तियों को भी रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है ना, पढ़े ना इसको बारे में। तो यहाँ एक क्वेश्चन किया गया, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर अन्य व्यक्तियों को वह रोग कैसे हो सकता है। तो भाई देखिए, वो उसको जो रोग हुआ है कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु या विषाणु के द्वारा हुआ है, उनके संपर्क में आओगे तो उनके शरीर से आपके शरीर में विषाणु है, बैक्टीरिया है या जीवाणु है या वायरस है, ये सभी आएंगे तो आपको भी वही रोग होगा, है ना। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है। संक्रामक रोग के जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों द्वारा आसानी से फैलते हैं। कैसे कैसे फैलते हैं? एक तो पहला माध्यम हो गया वायु, दूसरा हो गया जल, तीसरा हो गया भोजन और चौथा हो गया लैंगिक संपर्क आदि। इन सभी से क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग चले जाता है ना। न्यूमोनिया तथा तपेदिक जैसे रोग वायु के माध्यम से फैलते हैं। जब रोगी व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसकी लार के छींटों के साथ शरीर में उपस्थित रोग के जीवाणु या विषाणु बाहर आते हैं तथा आसपास उपस्थित स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है। तो ये सभी रोग फैलने के साधन होते हैं जिनसे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। ठीक। तो ये जो चित्र आपको दिखाया गया उसमें बता रहा है कि कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग संक्रमण फैलता है और संक्रमण कैसे होता है ना। रोगी के पास खड़े व्यक्ति को वायु के माध्यम से वाहित रोगों का संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक भीड़ वाले एवं कम रोशनदान वाले घरों में भी वायु वहित रोग होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए रोशनदान जरूर बनाना चाहिए घर में, है ना, और अधिक भीड़ में नहीं जाना चाहिए हमें। दूषित व अधपके मांस व अन्य भोज्य सामग्री को भोजन के रूप में लिए जाए तब इससे भी कई प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं। इसीलिए पूरा पका कर खाना चाहिए, अधपका खाना नहीं खाना चाहिए। और ख़ास करके जो लोग मांसाहारी हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए कच्चा, है ना। कवक फंगस लगा भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से खाद्य विषाक्तता होने का खतरा रहता है। ठीक है। देखो भोजन पकता है ना तो हीट के कारण बहुत सारे जीवाणु ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पका हुआ भोजन ही खाना चाहिए अधिकतर। ठीक है। तो यहाँ इसके अलावा कुछ अन्य रोग लैंगिक
संपर्क के कारण भी फैलते हैं, जैसे कि सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, है ना, AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम आदि। एड्स लैंगिक संपर्क के अलावा रक्त आधान मतलब रक्त चढ़ाने से, है ना, इसी कारण ब्लड डोनेशन के पहले जांच किया जाता है। संक्रमित इंजेक्शन से और ग्रसित माता द्वारा बच्चे को भी दुग्धपान कराने के कारण और ग्रसित माता से गर्भ के शिशु में भी क्या होता है, ये फैलता है। मनुष्य में असंक्रामक रोग कैसे हो जाते हैं, तो ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इसको। एक तो मानसिकता होता है, जीवन शैली होती है, खान पान होता है, टाइमिंग वगैरह होता है, अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति मतलब ऑर्गेन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। हमने बात की है कि विभिन्न साधनों जैसे जल, वायु, भोजन द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर ये कहाँ जाते हैं, अब शरीर में प्रवेश करके कहाँ जाते हैं? देखो, ये शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। जैसे हवा से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव नाक के माध्यम से फेफड़े में पहुंच जाते हैं और क्षय रोग उत्पन्न करते हैं। ये जीवाणु जब अस्थि पर संक्रमण करते हैं तो उन्हें भंगुर कर देते हैं। भंगुर मतलब पीसना, उसका क्या बनाना, पाउडर कर देना, है ना, तथा कमज़ोर बना देते हैं। जैसे अस्थि का क्षय रोग। मुंह के द्वारा प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव आहार नाल में जाकर टाइफाइड जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। हेपेटाइटिस विषाणु यकृत में पहुंचकर पीलिया रोग उत्पन्न करते हैं। HIV मतलब क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो विषाणु है शरीर में प्रवेश कर लसिका ग्रंथियों में फैलता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं। ये क्या होते हैं, यकृत में जाते हैं। यकृत क्या है, हमारा पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा है ना। उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं द्वारा शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। अब लाल रुधिर मतलब हमारे लाल रक्त में चले गया, और रक्त तो पूरे शरीर में होता है तो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। यदि हम यह जानते हों कि कौन से ऊतक अथवा अंग पर आक्रमण हुआ है और उस ऊतक या अंग पर क्या कार्य है, तो हम संक्रमण के लिए चिन्ह तथा लक्षण का अनुमान भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अलग अलग माध्यम से नाक में जाता है तो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और मुंह के माध्यम से अगर चले गया तो हमारे पेट में जो मतलब पाचन तंत्र के जो अंग हैं, पाचन तंत्र से संबंधित अंग, उनको वो हानि पहुंचाता है। और अगर हमारे रक्त में चला गया तब तो उसे बहुत संकट हो जाता है उसे मिटाने के लिए, क्योंकि रक्त तो हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। संक्रामक रोगों के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं, है ना। विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त सामान्य प्रभाव भी इसमें पाए जाते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। इस प्रकार सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देते हैं, है ना। इसी कारण बोलते हैं कि शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र जिनका अच्छा होता है उन्हें कम रोग होते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं, वे जो वायरस, बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। इस प्रक्रम को शोथ कहा जाता है ना। शोथ कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली जो कार्य करके इन सबको नष्ट करते हैं, उसे शोथ कहते हैं। इन्फ्लेमेशन तथा इस प्रक्रम में स्थानीय प्रभाव जैसे प्रभावित अंग का फूलना तथा दर्द होना और सामान्य प्रभाव जैसे बुखार, सूजन आदि होते हैं। अब देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम क्या है। तो अभी इम्यूनिटी का बहुत सारी बातें की गई थी जब कोरोना का समय चल रहा था। बोलते थे इम्यूनिटी सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर वायरस, बैक्टीरिया जो बाहरी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती है उन्हें क्या करता है, शरीर में रोकने की क्षमता आ जाती है। तो देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम क्या होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली किसी जीव के शरीर के भीतर विशिष्ट कोशिकाओं का एक समूह है जो रोगजनकों और अवांछनीय कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें नष्ट करती है तथा रोगों से रक्षा करती है। यह प्रणाली विषाणुओं से लेकर परजीवी, कृमियों जैसे विभिन्न प्रकार के रोग कारकों को पहचानने में सक्षम होती है, किंतु यह जीवों की स्वस्थ कोशिकाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, जिससे शारीरिक प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करती रहती है। ठीक है, तो यह है प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। तो आगे है, कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट नष्ट कर देते हैं ना। ये विषाणु जो होते हैं इनके HIV को क्या कर देते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम होता है उनको वो नष्ट कर देते हैं।
जिससे रोगी का शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता। मतलब शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। छोटे छोटे जो हमारे शरीर में प्रभाव होते हैं उनका भी मुकाबला करने में हमारा शरीर असमर्थ हो जाते हैं। हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। मतलब छोटे छोटे रोग बड़े होने लगते हैं। इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहिका हो सकती है। अंततः ये अन्य संक्रमण ही एड्स रोगी की मृत्यु के कारण बनते हैं। मतलब कि ये जो वायरस होते हैं उनके कारण क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है, जिसके कारण छोटे छोटे रोगों से लड़ने में हमारा शरीर असमर्थ हो जाता है। उनके कारण क्या हो जाता है, शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमें यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित हानिकारक जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब अगर हानिकारक जीव कम है तो ज़्यादा हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हानिकारक जीवों की संख्या ज़्यादा है तो शारीरिक रूप से उसका प्रभाव और नुकसान हमारे शरीर को ज़रूर होगा। यदि इनकी संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। यदि इनकी संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा हो सकता है। अतः हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही इनकी संख्या को निर्धारित करता है तथा हमें रोगों से बचाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने चाहिए। और प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए जिस भी चीज़ का हमें सेवन करना आवश्यक है उन्हें सेवन करते रहना चाहिए। और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहने चाहिए ताकि हमारा जीवन क्या हो, स्वस्थ हो। देखिए, हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा भी संचारित होते रहते हैं, है ना। यह जंतु रोगाणुओं जैसे संक्रमण करने वाले कारक को रोगी से अन्य नए पोषी तक पहुंचाते हैं, है ना। मतलब कि उन जीवों में पाए जाते हैं ये सभी रोगाणु, पर रोगाणु अपना पोषण करने के लिए उनसे हमारे शरीर में भी आ सकता है। अतः ये मध्यस्थ का काम करते हैं। जो हमारे आसपास जीव जंतु होते हैं वो, जिन्हें क्या कहते हैं, रोगवाहक, इसी कारण उन्हें रोगवाहक कहते हैं ना। जैसे मलेरिया होता है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण, है ना। सामान्य रोगवाहक का मच्छर एक उदाहरण है। मच्छर की बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है जिससे कि वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सकें, है ना। वह बहुत सारे अंडे उत्पन्न करते हैं तो उनके लिए उन्हें क्षमता भी चाहिए और क्षमता के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए अनेक कारक चाहिए। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों जिसमें मनुष्य भी शामिल है पर निर्वाह करता है। इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग फैलाते हैं, है ना। अब इसके रोकथाम एवं उपचार होते हैं। सभी रोगों के प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट तो देखते हैं। अब तक की जानकारी के आधार पर यह समझ बनती है कि संक्रमण रोग के उपचार के दो उपाय हो सकते हैं। कौन कौन से दो उपाय हो सकते हैं? पहला तो रोग के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, दूसरा रोग के कारक को ही नष्ट कर दें ताकि रोग ही उत्पन्न न हो। तो उपचार का पहला तरीका यह है कि रोग के जो लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों के आधार पर दवा दी जाती है ना। दवा लेने के पश्चात रोगी को आराम करने की सलाह दी जाती है जिससे शरीर की ऊर्जा संरक्षित हो जाए, जो स्वस्थ होने में सहायक है। परंतु इस लक्षण आधारित उपचार से केवल लक्षण दब सकते हैं और संभावना रहती है कि कुछ समय पश्चात पुनः हमें रोग के लक्षण दिखाई दें। जैसे किसी संक्रमण से हमें बुखार आ रहा है, बुखार की कोई दवा लेने से बुखार तो ठीक हो जाता है परंतु संक्रामक रोग का कारक सूक्ष्मजीव नष्ट नहीं हो पाता। मतलब जिस सूक्ष्मजीव के कारण वो संक्रमण हुआ था वो सूक्ष्मजीव तो जिंदा है, फिर से हो सकता है, इसलिए संक्रमण है ना। और कुछ दिनों के अंतराल में पुनः बुखार आ जाता है। ठीक है, इसीलिए कारक को भी नष्ट करना जरूरी है। दूसरे तरीके के कारकों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि को कैसे पहचानें, इसके लिए जांच की आवश्यकता पड़ती है। इनकी पहचान कर लेने के पश्चात उपयुक्त दवा का प्रयोग किया जाता है। जैसे रक्त की जांच के पश्चात ज्ञात होता है कि मलेरिया बुखार है तो मलेरिया के लिए दवा नियमित रूप से तथा निश्चित अवधि तक अर्थात पुनः पूरा डोज लेना चाहिए जिससे मलेरिया का कारक क्या हो सके, पूरी तरीके से नष्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रोगों से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे प्रयास करें जिससे कि हमें रोग होने की संभावना कम से कम हो। आगे एक प्रश्न हमसे पूछा गया है, कुछ ऐसे प्रयासों के बारे में बताएं जिससे हम रोगग्रस्त ना हो। हमें अपने आसपास सफाई बना के रखनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की जीवाणु, बैक्टीरिया
या कीटाणु रोगाणु आदि हमारे आसपास ना हो, जिससे हम रोग से बचे रहें। ठीक है, और हमें ऐसे चीज़ों को भोजन में लेना चाहिए जिससे कि हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास हो, है ना, जिससे हमें रोगों होने की संभावनाएं कम हो। तो ऐसे कुछ प्रयास होते हैं जिससे हम रोगग्रस्त नहीं हो सकते। आगे देखते हैं, स्वस्थ रहने की शुरुआत स्वच्छ वातावरण से की जा सकती है। यदि हम अपने आसपास के वातावरण को गंदगी मुक्त रखें तो हम रोग फैलने के कई कारणों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ भोजन की पर्याप्त मात्रा व व्यायाम के द्वारा भी हम रोगों से दूर रह सकते हैं। इसीलिए अच्छा खान पान और नियमित व्यायाम हमारे जीवन का अहम हिस्सा हमें बना लेना चाहिए। इसी अध्याय में हमने पीछे पढ़ा था कि रोगों से बचाव का सीधा संबंध हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली से होता है। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो लंबे समय तक हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। आजकल प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं ताकि रोग होने से पहले ही शरीर में रोग होने से बचाने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था बन सके, जिसे हम क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। आपने टीकाकरण के बारे में सुना होगा। यह एक ऐसी ही प्रक्रिया है जैसे कि बचपन में बच्चों को क्या टीका लगाया जाता है ना, जिससे उन्हें पोलियो ना हो सके और उनका इम्यूनिटी सिस्टम विकसित हो सके। अभी जो कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा था उसमें भी टीके लगाए गए ताकि क्या हो सके, कोरोना से बचाव के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो सके, है ना। और कई प्रकार के टीके हमें लगाए जाते हैं जिससे कि क्या हो सके, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो सके। आगे देखते हैं प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के बारे में। परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सीय तंत्र में कभी कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते थे। उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ शरीर व्यक्ति के शरीर के प्रति रोग के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न कर देंगे। 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिनका नाम एडवर्ड जेनर था, काफ़ी प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, ने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गौ चेचक हुई है, उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गौ चेचक दिया, जिससे इन्हें पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं। मतलब कि उससे क्या हुआ, चेचक होने का खतरा कम हो गया या हुआ ही नहीं। इसका कारण यह है कि चेचक का विषाणु गौ चेचक के विषाणु का निकट संबंधी है। लैटिन में काउ का अर्थ होता है, गौ का अर्थ होता है वक्का, तथा काउपॉक्स मतलब गौ चेचक का अर्थ है वैक्सीनिया। इस आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका शब्द आया है, जिसका हम आज उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी टीका लगाया है? हाँ, बचपन में लगाया है। कोरोना के टाइम सभी लोगों ने लगवाया। अपने अभिभावकों से पता करें कि आपको कौन कौन से टीके लगे। तो पोलियो के टीके हो गए, बहुत सारे बचपन में टीके लगाए जाते हैं ना। टीकाकरण का यह उपाय जिसके द्वारा किसी रोग विशिष्ट के प्रति शरीर में रोग प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न की जाती है। टीकाकरण की प्रक्रिया द्वारा शरीर में जीवाणुओं एवं विषाणुओं की नियंत्रित मात्रा प्रवेश कराई जाती है, जिससे रोग का हल्का आक्रमण होता है। इससे हमारे शरीर में पुनः इसी प्रकार का आक्रमण होने पर रोग से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको देखते हैं। अभ्यास पहला है, सही विकल्प चुनें। तो पहला प्रश्न है, कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन आ रतौंधी। तो रतौंधी तो संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह ऑप्शन बा, यह भी संक्रामक रोग नहीं है। उच्च रक्तदाब ये भी नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर ये भी नहीं है संक्रामक रोग। तो ऑप्शन आएगा उत्तर द, ऑप्शन नंबर द आएगा इसका उत्तर। कौन सा संक्रामक रोग है? ऑप्शन द, हैजा। दूसरा प्रश्न है, एड्स किसके द्वारा होता है? तो पहले तो एड्स का फुल फॉर्म ही क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। ये विषाणु से होता है। तो ऑप्शन आ है विषाणु इसका सही उत्तर। तीसरा है, कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? तो आ टाइफाइड, ब कुष्ठ रोग और स छोटी माता तो संक्रामक रोग है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर द, रक्त कैंसर। यह संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताएं। और मैंने 4 स्थितियां बताई हैं, इनमें से किसी भी 2 को आप ले सकते हैं। तो उत्तर है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियां निम्न है। पहला, उपयुक्त एवं संतुलित आहार। दूसरा, अच्छा भौतिक पर्यावरण।
और तीसरा है अच्छा सामाजिक वातावरण, चौथा अच्छी आर्थिक स्थितियाँ तथा कार्य। ठीक है। तीसरा प्रश्न है रोग होने के किन्हीं दो प्रमुख कारकों को लिखें। तो देखते हैं इसका उत्तर। पर देखिए डिप्थीरिया रोग का कारक है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी। कोढ़ जिसको कुष्ठ भी बोलते हैं उसका कारक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, है ना। तो ये दो कारक हैं। के प्रश्न देखिए, इनके उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे कि बोला गया चौथा प्रश्न, पिछले 1 वर्ष में आप बीमार हुए, बीमारी क्या थी, है ना। तो इसमें उत्तर लिखना इन बीमारियों को हटाने के लिए आप दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे। दिनचर्या में आप परिवर्तन करेंगे कि हम हर चीज़ें समय के अनुसार करेंगे, है ना। और खान पान क्या होगा हमारा संतुलित होगा। और तीसरा क्या होगा, हम नियमित व्यायाम करेंगे। इसका उत्तर बद यह है इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने आस पड़ोस में क्या परिवर्तन करेंगे। तो आस पास पड़ोस में हम लोग क्या करेंगे, स्वच्छता बनाए रखेंगे और ऐसे कारकों को पनपने नहीं देंगे जिनसे बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर आप स्वयं से लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा, तो हम कैसे पता करेंगे कि पहला आप बच्चा बीमार है। तो हम कैसे पता करेंगे, उनमें शारीरिक रूप से परिवर्तन आएगा, जैसे उनके शरीर के तापमान में परिवर्तन आएगा, है ना, या फिर जैविक गतिविधियों में परिवर्तन आएगा, इससे पता चलेगा उससे कौन सी बीमारी है। तो हम उसका लक्षण देखेंगे कि उसके शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उस बीमारी का पता लगा सकते हैं या फिर डॉक्टर से हम संपर्क कर सकते हैं। छठवां, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग के बीच क्या भिन्नता होती, प्रत्येक रोग का एक उदाहरण दें। तो इसका उत्तर देखते हैं। संक्रामक रोग, रोगाणु या सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलते। उदाहरण के लिए जुकाम, हैजा, प्लेग, त्वचा संबंधी रोग आदि संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। और असंक्रामक रोग क्या होता है, ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक सीमित रहते हैं और अन्य व्यक्ति में नहीं फैलते, जैसे हृदय रोग, कैंसर, एलर्जी आदि। ठीक है। तो यह है इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7वां, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आपके बीमार होने की संभावना अधिक है और क्यों। तो दिया है जब आपकी परीक्षा का समय है, तो परीक्षा के समय अधिक सोचने पर हमें क्या हो सकता है, बीमार होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो वह है जब आप बस या रेलगाड़ी में 2-3 दिन तक यात्रा कर चुके हैं, तो बिल्कुल इस दौरान बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ट्रेन में बदल सकती हैं, आपका खान पान बदल सकता है और आपके आसपास की परिस्थितियां जिनमें आप अनुकूल नहीं हो, बदलने के कारण आपका स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। है जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित हो, तो उनके आसपास रहने से भी आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। ठीक है। 8वां प्रश्न है रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, एक उदाहरण से समझाइए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, हमारे शारीरिक क्षमता है। कौन सी शारीरिक क्षमता, जिसके द्वारा जीवाणु, रोगाणु, बैक्टीरिया तथा वायरस या ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं या रोग को फैलाने का कार्य करते हैं, उनसे हमारे शरीर के लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसे आप अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। या हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, तो स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है कि रोग फैलाने वाले कारक हमारे शरीर में घुस करके क्या करते हैं, रोगों में वृद्धि करते हैं इस प्रकार। और एक उदाहरण से समझाइए। तो देखिए जैसे कि कोई व्यक्ति जो HIV से पीड़ित होता है, तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है वह नष्ट कर देता है, जिससे छोटे छोटे रोगों से भी लड़ने की क्षमता हमारा शरीर खो देता है। और उसी कारण छोटे छोटे जो रोग होते हैं वो भी बड़े रोग में तब्दील हो जाते हैं और मनुष्य के मृत्यु का भी कारण बन सकते हैं। 9वां प्रश्न है रोग की रोकथाम एवं उपचार से बेहतर है, रोग की रोकथाम उसके उपचार से बेहतर है। हाँ, अगर हम रोग को रोक सकें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकें, अपने अच्छी जीवन शैली का निर्माण कर सकें, नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार लें, तो हमें क्या हो सकता है, ये हो जाएगा हमारा रोकथाम। तो इससे हमें क्या होगा, बीमारी नहीं होगी और उपचार हमें नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस कथन की सार्थकता बताने के लिए एक उदाहरण हम यह देंगे कि देखिए जैसे कि हम ऐसे कार्य ना करें जिससे रोग हो, है ना। तो अगर हम लोग अपने आसपास के गंदगी को फैलने दें या नियमित अलग अलग व्यक्तियों के संपर्क में आए, संतुलित आहार ना लें, खान पान में सावधानी ना बरतें,
तो क्या हो जाएगा, उससे हमें रोग हो जाएगा और उसके उपचार हमें करवाना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उपचार करवाने से पहले अच्छा है कि रोकथाम कर लें, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रख लें, खान पान अच्छा कर लें, व्यायाम कर लें, संतुलित जीवन शैली को अपनाएं, है ना। तो यही इसका उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके प्रश्नों के उत्तर आएंगे। तो मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, है ना। धन्यवाद स्टूडेंट्स।